और वो रात भर सो ना सकी। फजर की अज़ानें होने लगी। उसने अपनी नीम मुर्दा जिस्म को बिस्तर से खींच कर निकाला और खुदा के हुजूर खड़ा कर दिया कि उस वक्त मजबूती और यकीन वही दे सकता था। नमाज पढ़कर उसने खूब गिड़गिड़ाते हुए दिल से दुआ की। सजदे में रोते रोते ही उसे नींद का झोंका सा आ गया। वो वहीं सुकड़ कर लेट गई, जैसे किसी ने उसे अपनी मोहब्बत बड़ी आगोश में समेट लिया हो। नहीं अम्मा, मैं ये रकम नहीं दूंगी, ये मेरे बच्चों की अमानत है और खुदा के बाद शायद हमारा आखिरी सहारा भी। इसने वो जवाब दिया जिसकी तो ना तो अम्मा को उससे थी और ना खुद इसे अपने आप से थी। अम्मा तो यूं मुंह खोले हैरान परेशान थी। कुछ देर उसे देखे गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरे के तासुरात बिगड़ने लगे। क्या कह रही हैं? कुछ सोचा है? वो तल्खी से बोली। हाँ सोचा है तो कह रही हूँ। वो नजरें झुकाकर मजबूती से बोली। समन बच्ची, इस तरह बात नहीं बनेगी। अम्मा जैसे लाचार होकर बोली, तुम समझ नहीं रही, सफदर अफशा बहुत मुश्किल हो जाएंगे। सोचो ज़रा, वो इसे एहसास दिलाने वाले अंदाज में और कुछ खफगी से बोली थी। समन उनकी तरफ देखने लगी। अम्मा मुश्किल तो बड़ी मुश्किल है, मगर जिसने इस मुश्किल में डाला है वही निकालेगा। अब मुझे थोड़ा अक्ल से समझदारी से चलना होगा। वो ठहर ठहर कर बोल रही थी। कब अकल आएगी तुझे? ये समझदारी है अहमक, ये ज़माने भर की बेवकूफ़ाना बात की है तुमने। क्या बेवकूफ़ी है इसमें? वो भी तप गई। इस घर की सारी कुशादगी तंगी में बदल जाएगी। मेरी नादान बैठी वक्त की चाल को समझो। वो धीरे से बोली। यह रकम मेरे बच्चों के मरे हुए बाप का उन्हें मिलने वाला आखिरी सहारा है। शायद हमारे कड़े वक्त के लिए मैं ये देकर अपने हाथ नहीं कटवा सकती। वो बात ख़त्म करते हुए उठने लगी। समन बेटा, अभी सोच लो। चलो, सारी नहीं 3 लाख दे डालो, 2 लाख ही सही। अम्मा भाई नहीं मानेंगे, 4 लाख से कम पर राज़ी नहीं होंगे। और एक को मैं क्या करूँगी? और सच पूछे तो मैं एक भी देने पर राज़ी नहीं। मैं ज़रा किचन देख लूँ, अफशा भाभी कमरे में ही है, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहकर उठ आई। अम्मा सारा दिन जैसे किसी मराकबे में बैठी रही, अलबत्ता उससे खफगी खूब दिखाई। उसने खाना सामने लाकर रखा। वो मुंह फुलाकर उठ गई। अम्मा अभी तो आपने सुना है तो मुंह फेर लिया है, जब सब सुनेंगे तो अम्मा ये हालत। मेरा जुर्म नहीं जिसकी सजा मुझे दी जा रही है। वो कड़ कर सोचती रही और शाम को कमरा बंद हो गई। उसने सरे शाम ही बच्चों को खाना खिलाकर पढ़ने के बहाने कमरे में रोक लिया था। असर के बाद अम्मा अब्बा के दरमियान शायद मामला डिस्कस हुआ था। उसके बाद से अब्बा भी गुमसुम हो गए। सफदर भाई के आने से पहले ही वो सोने का कहकर कमरे की लाइट्स ऑफ करके दोनों बच्चों को लेकर लेट चुकी थी। यूं भी पिछली रात का रत जगा था। परेशानी और थोड़े खौफ के बावजूद उसे जल्द ही नींद आ गई थी। सुबह उठ तो जल्दी गई थी और नमाज पढ़कर अम्मा को सेब काट कर दे आई थी और अब्बा को चाय बनाकर अपने कमरे में आकर कितनी देर अपनी चाय का कप सामने रखे सोती रही। अम्मा अब्बा ने उससे कोई बात नहीं की। अम्मा सूरत पढ़ रही थी और अब्बा कोई किताब पढ़ रहे थे। कुछ देर खड़ी रही, मगर आज उनकी खामोशी उससे बुरी तरह से खनक रही थी। बाहर सुबह वाली रोज़ की सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी थी। सरमद और मायदा उठ चुके थे और बाहर बच्चे भी। हम बाहर जाएं, उसे कुर्सी पर बैठे देखकर सरमद ने पूछा। वो दोनों इसका इस तरह का मूड देखकर सहम जाते थे। जाओ, आ रही हूँ मैं भी। वो उठ खड़ी हुई और कमरे से 2-4 गिलास उठाकर बाहर आई। अम्मा किचन में नाश्ता बना रही थी। आप क्यों बना रही हैं? अफशा भाभी नहीं उठी? अम्मा ने उसे यूं देखा जैसे कोई किसी अजनबी को देखता है। बीबी जब इस उम्र में भी गुलामी ही लिखी हो तो क्या तो करनी ही पड़ती है। और सियाना का कौल है, जिसका खाए उसी का गाए। तो गा रहे हैं, खा जो रहे हैं। अफशा की तबीयत ठीक नहीं,
अच्छा हटे, मैं अब कहती हूँ। उसने बेलन उनके हाथ से ले लिया। उसने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। सफदर भाई के आगे उसने ले जाकर ट्रे रखी। वो अखबार पढ़ रहे थे। वो नाश्ता रख कर चली आई और जब प्लेट में दूसरा पराठा लेकर गई तो वो पहला पराठा भी आधा वैसे ही छोड़कर उठ गए। भाई आपने नाश्ता नहीं किया, ये गर्म है, ले लें। उसने जल्दी से प्लेट उनके आगे रखी और वो कोई जवाब दिए बगैर चले गए। वो कितनी देर अपनी जगह शर्मिंदा ही खड़ी रही। अफशा भाभी को नाश्ते का पूछने गई। वो या तो सो रही थी या उसे देखकर सोती बन गई थी। वो 3-4 बार पूछ कर चली आई। फिर सारा दिन उसका इसी शर्मिंदगी और कफत में गया। शाम को इरम को भी आना था। वो खाने भी तैयार करती रही और खुद से उलझती भी रही। अम्मा अलग चुप थी। अफशा भाभी तो उसे देखती और मुंह फेर लेती। अरे सारी मुसीबतें तो हमारी जान को रह गई। दूसरा बेटा भी है, वो तो आज़ाद छोड़ रखा है। पहले शादी के ट्रक पर जहेज दिया, अब फिर आकर सर पर बैठी है। और ये कोई 2-4 दिनों या 8 महीनों की बात नहीं, उम्रों के किसी हैं। अफशा भाभी जाने किसको बुलंद आवाज़ में फ़ोन करते हुए सुना रही थी। हाँ, तुम तो मुसीबत अकेली थोड़ी आती है। अच्छा भला काम चल रहा था। सफदर का जाने क्या न उसे ज़िंदगी में आगे समझो, सब कुछ ही ख़त्म होने को है। तो कौन देगा 2-4 लाख? यहाँ खाने को सब बैठे हैं अपनी अपनी पोटली दबाकर। जितना किसी के साथ मुरब्बत बरत लो, अपनी जान वार दो, वही बुराई करने पर तैयार। हमारे तो नमक में ही असर नहीं है, किसी से क्या गिला करें। फिर शायद वो दूसरी बातें करने लगी कि आवाज़ धीमी होती चली गई। दूसरा मिल हो गई। इस वक्त अफशा भाभी बाहर आई। उसे सामने खड़ा देखकर इतनी नफरत से मुंह फेरा जैसे कोई बहुत ही घिनौना चेहरा देख लिया हो। वो किचन में जाकर खड़पड़ करने लगी तो समन खुद को घसीट कर कमरे में ले आई। अम्मा, अगर इन पैसों से मुझे कोई छोटा मोटा घर, एक कमरे का ही सही घर मिल जाए तो मैं कुछ कर सकूंगी। वह एकदम से बोली तो अम्मा आहसी बढ़कर रह गई। ये मसले का हल नहीं। तुझे एक कमरे का घर ले दूँ तो क्या हम चैन से सो पाएंगे? अपनी छत के नीचे महफूज तो हो, वरना तुम नहीं समझती। और जो सच कहूँ, मुझे भी तेरी रात बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया था कि तुझे अपने बाइक पर 2-4 लाख का भरोसा नहीं हुआ। लेकिन आज जो मैं तुम्हारे अब्बा कहने पर समन ने अच्छा फैसला किया, मैं उनसे भी लड़ पड़ी। क्या करती, बेटे की परेशान सूरत भी नहीं देखी जाती थी, मगर सुबह से जो देख रही हूँ, सुन रही हूँ, सोचती हूँ शायद तुमने अच्छा ही किया, ठीक ही किया। वो बोलते बोलते चुप हो गई। समन के पास ही बैठ गई। उस वक्त तो उसे जैसे छुपने के लिए कोई गोशा, कोई पनाह, कोई आड़ चाहिए। खैर 2-4 महीने गुजार लो और बच्चों को स्कूल बदलो। इतनी फ़ीस वाला स्कूल में डालना जहाँ बगैर किसी मसले के ये पढ़ सकें। अब इरम आने वाली है, पता नहीं क्यों देर हो गई। आया था कि एयरपोर्ट से लेने जा रहा, अभी तक नहीं आए। कोशिश करना उसके सामने कोई इशू ना खड़ा और तुम फिक्र ना करो। अभी हम दोनों बेकार से ही मगर जिंदा हैं, कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए करके ही रहेंगे। शहीदी इसीलिए थे, इसीलिए अल्लाह ने हमें बिठा रखा। इरम फूफो आ गई। बाहर बच्चों ने शोर किया तो अम्मा बात करते करते इरम की आमद का सुनकर उनका मुरझाया हुआ चेहरा एकदम से खिल उठा। वो उठकर बाहर को लुकी। शोर अब करीब आ रहा। वो बैठे बैठे सुन सी हो चुकी थी। इरम उसकी माँ जाए, उसकी छोटी बहन थी। मेरी प्यारी आपी क्या से क्या होगी। वो बार बार उसके साथ लिपटती, प्यार करती और फिर रोने लगती। अम्मा दोनों को यूं रोते देख कर आहें बढ़ती रही। सफदर भाई इरम को ड्रॉप करके न ज़रा सी देर रुके। दुकान पर मुलाजिम नहीं है,
आज सिर्फ एक ही लड़का है, मैं चलता हूँ, वो कहकर फ़ौरन चले गए। और इस सारे के दौरान भी उन्होंने समन की तरफ नहीं देखा। अफशा भाभी भी कुछ देर बैठी, फिर उठकर चली गई। अम्मा अफशा भाभी का मिजाज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इरम उनके जाते ही पूछने लगी। अम्मा ने समन की तरफ देखा और बोलने लगी, यूं ही हाल भी तो देखो इसका, खुद से बेजार हो रही है, क्या किसी से इखलाक बिगाड़ती फिरे। समन इसके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए चली गई तो वह अम्मा से बातों में मगन हो गई। इरम की सेहत कितनी अच्छी हो रही थी और चेहरे का रंग यूं साफ जगमगाता हुआ सा हो रहा था। पहले कैसे बुझा हुआ रंगत पीले सी होती थी इसकी शादी से पहले और शादी के बाद 2-3 साल बाद तक भी समन के मुकाबले में इसका रंग खासा अच्छा हो गया था। समन का रंग शुरू से ही साफ था और नकूश भी अच्छे थे, जैसे जिसकी वजह से वो हर जगह अलग ही नज़र आती थी। इरम तो अपने इसकी कम्प्लेक्स की वजह से कुछ पीछे रहती थी, मगर ये तो शुरू की बात थी। अब इरम शादी के चंद ही हफ्तों में इसका एतमाद फिर से बहाल हो गया था कि वो दिल की हर बात खट से मुंह पर कर देती थी। और फिर दुबई चली गई तो उसके बाद इसकी रंगत और शख्सियत निखरते ही गए। और अब यूं ही ड्राइंग रूम की अलमारी से डाइनिंग रूम की अलमारी से ग्लास निकालते हुए उसकी नज़र साथ के विंडो मिरर में पड़ी उसका जला हुआ रंग और आंखें, जैसे वो बीमार रही हो। तकदीर शायद इसे ही कहते हैं